नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साहित्य पर चर्चा में। जैसे आप सबको पता है कि हम यहाँ रूबरू कराते हैं नए नए लेखकों से और उनकी किताबों से, और हम चर्चा करते हैं लेखक के व्यक्तिगत जीवन पर और उसने जो किताब लिखी है उसके संघर्ष के बारे में और तमाम साहित्यिक मुद्दों पर। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष वर्मा जी, जिन्होंने लिखा है जगीरा एक अजनबी सौदागर, जो कि ठग मानुस की श्रृंखला का प्रथम खंड है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस किताब के बारे में बता दें तो ये रेड ग्रे पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है और अभी उसका प्रिंट मूल्य 200 रुपए है। तो ये हुई किताब की जानकारी। आगे की इसकी कहानी क्या है वो हम सुभाष जी से जानेंगे। पहले हम सुभाष जी के बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं। सुभाष जी पेशे से कैंसर शोध के छात्र हैं, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, और साथ में कैंसर एक मेडिकल फिजिसिस्ट भी हैं, और साथ में कहानियां भी लिखते हैं, मतलब एक लेखक के तौर पर भी कार्य करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी जी, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न, जब किताब को मैंने पढ़ा तो पहला प्रश्न ये उठता है कि जब आपने शुरुआत की किताब की, जी जब आपने लिखना शुभारंभ किया होगा जी, तो जो इसका नाम है जगीरा, मतलब नाम से ही ऐसा लगता है कि कुछ तो सामान्य जीवन से कुछ कहानी जो इसमें गढ़ी जा रही है वो तो कुछ अलग होगी ही होगी। तो यही नाम क्यों सूझा? कुछ और भी हो सकता था इसका नाम? जी, मेरा ये मानना है कि जो कहानी होती है वो अपने आप को खुद गढ़ती है। ठीक है, तो जगीरा नाम इस उपन्यास की ज़रूरत थी, उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से मैंने इसको चूज किया, क्योंकि ये करैक्टर ही इतना खूंखार और ये ठग है वास्तव में, जो क्रूर कृत्य करते हैं। तो कहानी के हिसाब से ऐसे नाम की रिक्वायरमेंट थी जो थोड़ा सा क्रूरता को दर्शाता हो, जो थोड़ा सा अलग हो, हटके, भारी वजनी नाम जिसको हम लेके चल सके। तो कहानी के अनुरूप मैंने इसे चूज किया। तो इसकी जब आपने लिखना प्रारंभ किया था, इसकी शुरुआत कैसे हुई कि आपको मतलब इस ठग मानस की श्रृंखला को ही आपको प्रारंभ करना है? जैसे शुरुआती दौर में एक माइंड मैप बनता है ना कि लिखना, जैसे व्यक्ति का प्रारंभ करता है तो एक बनाता है कि उसे किस पे लिखना है। जैसे अभी कुछ नए लेखक हैं जो एक प्रेम पे लिख रहे हैं, कुछ जैसे आप जैसे लोग हैं वो एक ठग मानुस की, मतलब इनके व्यक्तिगत इनके जीवन पे लिख रहे हैं। जी जी, कुछ तांत्रिक विद्याओं पे लिख रहे हैं। तो आपने ये वाला क्राइटेरिया कैसे चुना? जी, मेरा जब लिखने बैठता हूँ तो मेरा ये है कि मैं कुछ थोड़ा सा नया हटके लिखूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इस हिसाब से लिखें कि मार्केट में प्रेम और सेल्फ हेल्प की बुक्स ज़्यादा पढ़ी जाती है तो हम ऐसी ही किताबें लिखें। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मुझे लगता है कि मैं वो चीज़ें लिखूं जिसको लिख करके मुझे खुशी मिले, जिसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अभिव्यक्त कर सकूं। तो इससे पहले मैंने 2 साइंस फिक्शन किताबें लिखी। जब मैं कंप्लीट कर चुका उनको तो मुझे लगा कि मुझे कुछ और हटके करना चाहिए। तो तब मुझे इस विषय के बारे में विचार आया। तो ये मुझे विषय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया, पढ़ा, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में लिखना भी चाहिए। तब मैंने इसके बारे में कहानी गढ़ना शुरू किया। और ये पूरी तरह से प्योर फिक्शन है, बट हालांकि ऐसा सच में होता था कि ठग सोते थे, लूटते थे, मारते थे। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने इस पर लिखना शुरू किया फिर। जी, जैसे आपने बताया कि आप 2 किताबें पहले लिख चुके हैं, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं? जी, जो मार्केट में अवेलेबल है, इससे पहले क्योंकि मैं एक मेडिकल फिजिसिस्ट हूँ, फिजिक्स से PhD कर रहा हूँ कैंसर विभाग में। तो सबसे पहले जो मैंने बुक लिखी थी वो थी क्वांटा बुक ऑफ ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, जो MSc एंट्रेंस के लिए थी। उसके बाद मैंने एक मेरा कहानी संग्रह प्रकाशित किया, अधूरापन। और ये तीसरी किताब है मेरी, जगीरा एक अजनबी सौदागर, जो ठग मानुस श्रृंखला का प्रथम खंड है। इसके अलावा मैंने जो सबसे पहले जो साइंस फिक्शन लिखा था वो मेरा अभी तक अप्रकाशित है। उसके कई सारे कारण रहे, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि मुझे प्रकाशित करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए। अब मुझे आइडिया है तो मैं उस दिशा में आगे काम कर रहा हूँ। तो वो किताबें बहुत जल्द ही आने वाली हैं।
जी, जगीरा की शुरुआत कब हुई, मतलब कि वो दौर क्या था, कितना समय हो गया कि जब इसकी जी शुरुआत की थी आपने? जोगीरा की शुरुआत आज से लगभग 2-2.5 साल पहले हुआ, जब मैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में था। तब जी मुझे मैं साइंस फिक्शन मेरा कंप्लीट कर चुका था और इस विषय के बारे में तब मैंने पढ़ना शुरू किया और उसी टाइम पे मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे मुझे टाइम कम मिलता था। बट फिर जी भी मतलब दोस्तों का सपोर्ट कुछ ऐसा था कि लिखते थे तो उनको लगता था कि हाँ लिखता है, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो उनके जी सपोर्ट की वजह से मुझे लगा कि हाँ मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो फिर मैंने इस नॉवल का वहाँ पे शुरुआत किया था। उससे पहले मैं लिखता था बट इसके बारे में किसी को पता नहीं था कि मैं लिखता भी हूँ। तो ये 2-2.5 साल जी पहले शुरुआत तो हुई। जी जी जी, तो जैसे आपने इसमें किताब में ही मेंशन है कि प्रथम खंड है, इसका पहला भाग है। जी तो हम ये जानना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है जो पाठक रहे होंगे वो भी ये जानना चाहेंगे कि इसका जो दूसरा खंड जो आने वाला है उस पे कितना कार्य आपका हो चुका है, कितना बाकी है, और कब तक आने की संभावना है? जी कम से कम देखिए, कोई भी उपन्यास लिखते हैं कम से कम लिखने में 1-1.5 साल का टाइम तो लगता ही है, और इस पे मैं भी कार्य कर बिल्कुल रहा लगता है हूँ। सर। जी, तो उस पे मैं भी कार्य कर रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर आ जाना चाहिए, मेरा यही उम्मीद है। नेक्स्ट ईयर की संभावना है? हाँ बिल्कुल। तो अभी समथिंग कितना काम हो गया है उस पे? काम अभी चल रहा है, देखिए कहानी दिमाग में है, कुछ कुछ लिखना शुरू भी किया है, और जैसे टाइम देते जाएंगे, मतलब जैसे कहानी गढ़ती जाएगी, दिमाग में बनती जाएगी, उस हिसाब से लिख लेंगे। नहीं, वैसे अभी आप मतलब कि लेखक के साथ साथ छात्र भी अभी हैं, तो जाहिर सी बात है व्यस्तता कुछ ज़्यादा रहती होगी। जी, मैं जॉब करता हूँ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में एज ए मेडिकल फिजिसिस्ट, और पीएचडी भी मेरा चल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। जी, तो मतलब अगर पीएचडी चला तो ऐसे होता है कि बड़े कोर्सों में आपको रेगुलर कॉलेज नहीं जाना जी पड़ता है जी ना? जी जी जी, बात आपकी सही है। नहीं, आपको क्या लगता है, जैसे हमने इस किताब में ये जो लास्ट में चंद्रकांता वाला जो इसमें जो सीन है, तो क्या आपको ये लगता है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो वो मतलब एक औरत के सामने बिल्कुल पिघल जाता है? मतलब इस सीन को हमें, मतलब कि जब भी कॉमन ही होता है अधिकतर, जैसे जब भी हम कोई क्रिमिनल स्टोरी पढ़ते हैं, कोई क्रिमिनल मूवी देखते हैं, ठीक है, जिसमें हत्यारा होता है या ऐसे, जैसे इसमें जगीरा है, इसमें इसका रोल है, तो वो औरत के सामने जाते ही वो पिघल जाता है। इस सीन को थोड़ा एक्सप्लेन करिए, ऐसा ये कॉमन क्यों हो, ऐसा होता है? देखिए प्रेम जो है एक स्वाभाविक है, जैसे कि इंसान की पेट की एक भूख होती है, उसी जी तरह इंसान को प्रेम की भी भूख होती है। जब वो बच्चा पैदा होता है वो अपनी माता पिता से प्यार करता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है मतलब अपने आसपास के समाज से जुड़ता जाता है, मतलब प्रेम एक इंसान की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि बिना प्रेम के हम जी सकते हैं, बिना प्रेम के इंसान नहीं रहता। फिर तो इंसान अगर वो अपराधी है या कोई अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है, वो उसकी खुद की चॉइस है या उसकी मजबूरियां हैं या जो भी है, वो रास्ता उसने चूज किया है। मगर जी भूख, प्रेम, प्यार उसकी शारीरिक मानसिक ज़रूरतें हैं, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता, चाहे वो कितना अच्छा या बुरा इंसान हो। भूख उसको लगेगी लगेगी, जी प्यार उसको वो किसी से भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी सहज महसूस कर सकता है। और यही इसके अंदर लिखा गया है कि एक ठग है, इतना क्रूर है वो, मतलब कितने हत्याएं अपराध करने के बावजूद भी वो किसी स्त्री से प्रेम करना शुरू कर देता है। ये स्वाभाविक है, मुझे लगता है कि ये हम इसको एक इंसान से अलग नहीं कर सकते। जी 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 जी। जैसे आपकी किताब के में जैसे किताब प्रारंभ होती है, उसका प्रिंट पेज, पहला पेज निकालने के बाद जो दूसरा पेज प्रारंभ होता है, इसमें आप की 2 लाइनें लिखी हैं, ठीक है जी। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जी। उन सभी को समर्पित जो आश्चर्य करते हैं कि क्या मैं उनके बारे में लिख रहा हूँ जी, ठीक है। इसको थोड़ा समझने में मुझे असुविधा हुई है, ठीक है। आप कोशिश करिए इसको थोड़ा सही तरीके से एक्सप्लेन करें। मेरा लिखने का मकसद यही था कि मैं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे लिखना है, मैं उन सभी को समर्पित करना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि जो लोग ये सोचते हैं कि मैं आपके बारे में लिख रहा हूँ, मैं उन सभी लोगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि क्या मैंने आपके लिए लिखा है, या कोई और ये सोचता है कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, उन सभी लोगों को समर्पित,
उन सभी लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ जो ये विचारते हैं, ये सोचते हैं कि मैं उनके लिए लिख रहा हूँ। और ये वास्तव में उन सभी के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं। ये समाज का हिस्सा है, ये एक समाज में जो गुजर चुका है उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, उन सभी के लिए है जो इस समाज से जुड़े हुए हैं, जो समाज का हिस्सा है। जी। सुभाष एक लेखक, एक फिजिसिस्ट, मेडिकल फिजिसिस्ट और दूसरा एक छात्र होने के अलावा और क्या क्या है? जी, मुझे लगता है कि एक छात्र होना और उसके बाद एक लेखक होना एक इंसान के लिए काफ़ी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है? नहीं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि एक लेखक होने के अलावा कुछ होना चाहिए। अगर मैं एक लेखक हूँ तो मैं अपने आप को संपूर्ण समझता हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। जी। नहीं, कहने का मतलब मेरा ये था उस प्रश्न में कि जैसे आप ये तीन तो हैं ही हैं, साथ में आप भाई होंगे किसी के साथ में। अच्छा, हाँ, वो चीज़ तो है ही, मतलब स्टूडेंट। जी। स्टूडेंट लाइफ है आपकी, तो शायद जाहिर सी बात है कि अभी सिंगल ही होंगे। ना, मैं शादीशुदा हूँ। हो गई हो तो शायद एक पति भी होंगे। हाँ, वो सब चीज़ें तो है ही, दैट इज द पर्सनल लाइफ। हाँ, मेरा इस प्रश्न से यही मतलब। जी। एक प्रश्न है जो कि कॉमन होता है, अधिकतर लेखकों से कॉमन होता है। जैसे जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं एक दौर में जी, तो उससे पहले क्या होता है कि हम कई लेखकों को पढ़ चुके होते हैं। जी, ठीक है। तो कई लोग क्या होता है कि जैसे बचपन जैसे शुरू होता था तो छोटी छोटी कहानी कविताएं हम पढ़ते थे, लेकिन एक दौर बदलता है तो कोई जो नोवेल्स आते हैं वो भी एक अलग अलग क्राइटेरिया में, कोई जो सोशल वर्क पे जो नोवेल्स होते हैं कोई वो पढ़ता है, कोई पॉलिटिक्स बेस्ड होते हैं कोई वो पढ़ता है, कोई जैसे आपने जैसी लिखी है एक फिक्शन कहानी जो कि एक उपन्यास के रूप में, कोई ऐसे पढ़ता है। तो आपका जो दौर जब प्रारंभ हुआ था पढ़ना, तो वो कौन सी शुरुआती नोवेल्स थे या जो उपन्यास थे या जो कहानियां थी जिनको आपने पढ़ा और किन लेखकों की थी वो? देखिए, हिंदी साहित्य कुछ इस तरह का रहा है कि मतलब अगर हम चाहें या ना चाहें, मतलब हम प्रेमचंद जी को हमेशा से जानते ही हैं। मतलब वो हमारे साहित्य का नाम रहा है सर। हाँ, कॉमन नाम रहा है। मतलब जब हम बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं तो प्रेमचंद से ही शुरू करते हैं, और प्रेमचंद जी का नाम ऐसा रहा है कि हम चाहे कोई भी हो प्रेमचंद जी से ही शुरू करता है और प्रेमचंद जी पे ही आखिर में ख़त्म होता है। तो वो तो हमने बचपन में पढ़ा है, चाहे स्कूल में पढ़ा हो या उसके बाद मैंने पढ़ा हो। इवन मैं जब पिछले साल वाराणसी था पीएचडी के दौरान, मैं लम्ही जा करके उनका पूरा कहानी संग्रह जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है वो भी लेकर के आया, मैंने वो भी पढ़ा। इसके अलावा मेरा पढ़ने का कुछ ऐसा है कि मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जो ज़रा हटके हों। ज़रा हटके मतलब थोड़ा सा जिसके अंदर कुछ अलग हो। जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले भगवंत अनमोल जी की एक किताब पढ़ी, प्रमेय, जो एक साइंस फिक्शन और कुछ इस तरह की है कि जो थोड़ा हटके हैं। मतलब मुझे इस तरह की किताबों से सख्त नफरत है, जो जैसे कि आजकल चटकारे लेने वाली किताबें आती है कि प्रेम प्यार हल्का फुल्का सेक्स प्यार और ये सब कुछ होता है। मुझे इन चीज़ों में ऐसे लेखन में कुछ मज़ा नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पास किताबें लगती है मुझे। तो ज़रा हटके किताबें तो मुझे थोड़ा पसंद आता है। तो मुझे प्रमेय पढ़ी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैं उस लेखक का फ़ैन हो गया हूँ, अनमोल जी का। इसके बाद अभी मैंने एक किताब मंगवाई है, अभी मैं जो पढ़ रहा हूँ करंट है, मिशन टू मार्स। लेखक मैंने देखा था अपने अशोक जी की, आलोक जी की किताब जो है अभी वो मैं भी पढ़ रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा लिखा उन्होंने, बिल्कुल हटके अलग विषय पर। ठीक है, एक साइंस विज्ञान का छात्र होते हुए हमें ऐसी किताबें पढ़नी भी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट किताब जो मैंने ऑर्डर की है, जो मैं भी पढ़ने वाला हूँ, वो भी थोड़ा सा अलग विषय पर है। उसका काफ़ी नाम सुना मैंने, कई चांद थे सरे आसमां, फारूकी साहब की पुरानी किताब है। तो मैं इस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ जो मतलब थोड़ा सा अलग विषय पर हों और प्रेम प्यार चटकारे लेने वाली किताबों से अलग हों। जी। सुभाष जी, दूसरा प्रश्न भी हमारा इसी से संबंधित है, मतलब कि जो कॉमन होता है लेखकों से जी, कि जब हम लिखना प्रारंभ करते हैं तो आपको भी पता होगा भारत में और खास तौर से हिंदी राज्यों में
लेखन शैली को आपको भी पता होगा उतना महत्व शुरुआत में तो नहीं दिया जाता जी, जब जी। तक वो सफल ना हो जाए। जी, शुरुआती दौर में कहा जाता है इससे कौन सा ही घर चल जाएगा, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जी बिल्कुल तो क्या सही। ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है घर में, मतलब रोका टोका गया आपको? नहीं, घर में नहीं रोका टोका गया, क्योंकि हम कई सालों से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो घर वालों को लगता है कि जो कर रहा है इसको आज़ादी है, करने दिया जाए। हालांकि आसपास का जी, जी। सपोर्ट बहुत कम मिलता है। इवन मेरे बहुत सारे दोस्तों को मैं बोलता हूँ किताबें हैं, पढ़ना है वगैरह वगैरह, जो इंटरेस्टेड होते हैं वो पढ़ते हैं, जो नहीं इंटरेस्टेड होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं। वो अब उनकी अपनी चॉइसेस है, तो हम किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमें सपोर्ट करो या हमारी किताबें पढ़ो। जी, जी। तो मुझे नहीं लगता कि वो जी। उनकी ज़िंदगी है, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और अब हम ऐसी स्थिति में आ चुके हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। अब हम सिर्फ आगे बढ़ने का जी, सोच जी। रहे हैं। अब उन चीज़ों से बिल्कुल आगे निकल चुके हैं कि लोग क्या कहेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। और जी। जाहिर सी बात है जो हमें करना है वो करना है, बस एक वो सकारात्मक रूप से जी, आज से 5-6 साल पहले जब है। मैंने 2 उपन्यास लिखे, तो यही सोच करके मैंने प्रकाशित नहीं किए कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसा लिखता हूँ वगैरह वगैरह। तो अब इन जी। चीज़ों से बाहर हो चुके हैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लिखते हैं, लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है तो और लिख रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ हम बहुत अच्छा ही लिखें। तो कुछ चीज़ें किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती, तो ये सब चलता रहेगा। जी, वो समय के साथ निखार भी आता जी जाता जी है हर जी चीज़ में। बिल्कुल। जैसे कि एक बड़ी समस्या है आधुनिक दौर की, ये आपको भी पता होगा। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है तो मुझे भी यही लगता है कि फोन की डिस्प्ले के कारण क्या है कि किताबों का जो दायरा है वो कम होता जा रहा है। जी। तो ऐसा क्या आपको भी लगता है? आप क्या करें, फ़ोन की वजह से? फोन की डिस्प्ले जो क्या है कि पूरे टाइम व्यक्ति हाँ, उस हाँ। पे स्क्रॉल करता रहता है। जी जी बिल्कुल। तो पहले क्या था, एक मनोरंजन का एक माध्यम भी किताबें होती थी। अब मनोरंजन क्या है, शिक्षा भी अब फोन में ही है। जी जी बिल्कुल। तो क्या आपको भी लगता है कि किताबों का जो दायरा जो पहले था कि हर, आपने देखा होगा पुराने, जैसे आप पुराने समय में जी जी कोई बस में जा रहा है, ट्रेन में सफर कर रहा है, तो उसके पास या तो अखबार होगा, अखबार नहीं होगी कोई पत्रिका होगी, पत्र कोई उपन्यास जरूरी होगा, जी, जी, व्यक्ति बिल्कुल, पढ़ते हुए बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल। थोड़ा। लेकिन अब वो क्या होता है, ईयरफोन लगा के अपना मूवी देख रहा है, कुछ ऐसे कुछ भी देखिए, मनोरंजन का चीज है उसमें उस समय कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो हावी है वो है बाज़ारवाद। ठीक है, बाज़ारवाद का मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो बाज़ार द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई है। ऐसा नहीं है कि हमें इन चीज़ों जी, की जी, ज़रूरत बिल्कुल। ही है। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारा दिमाग उन चीज़ों के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है जो हमें दिमाग को सुकून दे, जो दिमाग को अच्छा लगता है। चटपटी चीज़ें जीभ को अच्छी लगती है, वैसे दिमाग का जी। भी है। ठीक है, तो जी, वैज्ञानिकों ने या मतलब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने या फिर ये कहिए कि जो बाज़ारवादी लोग हैं उन्होंने ऐसी चीज़ों को हमारे ऊपर थोप दिया है या इस तरह की आदत डालती है कि फ़ोन को हमें यूज करना ही है, और वही हम करते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। हालांकि पढ़ने वालों की संख्या फ़ोन आने की वजह से काफ़ी कम हुई है, क्योंकि लोगों को उन चीज़ों की आदत हो चुकी है। पढ़ने वाले जी, आज जी। भी हैं, और धीरे धीरे मुझे लगता है जब लोगों को ये लगेगा कि फ़ोन किस तरह से आपको दिमाग को खाए जा रहा है, वो पढ़ने की तरफ फिर से लौट आएंगे। क्योंकि पढ़ना एक इंसान की दिमाग की खुराक है। जैसे पेट की भूख पेट के लिए ज़रूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। प्यार इंसान की आत्मा के लिए ज़रूरी है, इसी तरह दिमाग को बिल्ड करने के लिए, दिमाग के स्वास्थ्य के लिए किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़ोन दिमाग को सिर्फ चलाए रखता है, दिमाग को सोचने के लिए, इमेजिन करने के लिए मजबूर नहीं करता। जिस तरह से जब हम किताबें पढ़ते हैं जी, जी। हमारा दिमाग सोचने, इमेजिन करने के लिए मजबूर होता है, तो उससे दिमाग बिल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जितने भी समझदार लोग, जितने भी कामयाब लोग हैं, वो आपने देखा होगा जी, किताबें पढ़ते हैं। वो सारा बिल्कुल। दिन फ़ोन नहीं चलाते। तो जितने भी अच्छे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आज भी किताबें ही पढ़ते हैं। अब जिनको कुछ नहीं करना, उनको फ़ोन चलाना ही उनके लिए लाभकारी है। मुझे नहीं लगता कि उनको किताबें पढ़नी भी चाहिए। बिल्कुल सही तो बात है। उससे इसलिए तो हाँ, कहा बाजार जाता है कि सफलता की कुंजी किताबें ही हैं। बिल्कुल किताबों का बाजार थोड़ा कम हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि
इससे कोई फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे लोग रास्ता भटक जाते हैं, बट वो लौट आएंगे। जी जी जी। वैसे अब चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन मैं चर्चा खत्म करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी। कि जैसे कि 5 राज्यों में इलेक्शन है, और ये आपको पता है कि भारत में जी आम लोगों की चुनाव को लेके क्या उनका दृष्टिकोण होता है, वोटिंग को लेके क्या दृष्टिकोण होता है। वो कहते हैं कि एक वोट से क्या ही हो जाएगा। जी तो कोशिश करिए कि आप जो भी हमारा अपना जो कार्यक्रम है वो दर्शक देखें, जी बिल्कुल। उन तक एक वो संदेश जाए, जी बिल्कुल। इससे वो मतदाता जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग से एक पहल शुरू करें। तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बस इतना ही इसके कहूँगा लिए कि आप कुछ शब्द जरूर कहें। जी बिल्कुल, कि आप अपना वोट दीजिए, देश के आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। आपका वोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग खुद समझदार हैं, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत। अपने वोट का दीजिए और सही सरकार का चुनाव कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। जी जी। तो जैसे कि आप सब ने देखी हमारी चर्चा, हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष वर्मा जी, और हम इस किताब के बारे में पहले भी बता चुके हैं। किताब एक शानदार रचना के साथ आपको, मतलब ये समझिए कि एक काव्य रचना के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। सामने से तात्पर्य है आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें 1800 की समय की जो इसमें जो घटनाएं होती थी, क्योंकि उस समय ये सुविधाएं नहीं होती थी कि किसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। पैदल ही लोग चलते थे या गाड़ी बैल का इस्तेमाल करते थे, घोड़ों की सवारी। तो उस समय क्या था, अपराध एक अलग ही तरीके से दौड़ रहा था। आपको कहीं भी रोक के कुछ भी लूट ले रहा है, शादी ब्याह फंक्शन में डाकू कहें या उस समय जो भी ये होते थे ठग, ये लोग आके आपके परिवार को या शादी समारोह को भंग करके लूट के ले जाते थे। उनमें कुछ 7 से 8 घटनाओं पे आधारित, मतलब 7 से 8 घटनाएं इसमें कवर की गई हैं कि एक ठग ने, जो कि जगीरा है, कितने जगह किस तरीके से भौकाल जमाया है और क्या उसकी रणनीतियां थी। आप जब पढ़ेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, वो सीन आपके बिल्कुल जहन में बनते जाएंगे। जैसे आप कहानी पढ़ेंगे बनते जाएंगे। तो आप अगर इच्छुक हैं इस किताब को पढ़ने तो उसका अमेजोन पे आप जगीरा डालेंगे तुरंत ही मिल जाएगी। अगर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो आप हमारे इसकी चर्चा की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। जी जी जी। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए लेखक और उसकी नई किताब के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।